गांव का जमींदार हर साल एक नई लड़की से शादी करता और फिर उसे तलाक के साथ ढेर सारे पैसे देकर विदा कर देता। लड़कियां खुशी खुशी उससे शादी करती और अगले दिन तलाक लेकर पैसे लेती और चलती बनती। मैं हैरान थी कि वो ऐसा क्यों करता है। एक दिन जमींदार की नजर मुझ पर गई और बोला, मुझे इस लड़की से शादी करनी है। मेरे घर वाले भी पैसे के लिए परेशान थे। यूँ मेरी शादी उससे कर दी गई। वो शादी की पहली रात मुझे हॉस्पिटल ले गया और बोला, मैंने अब तक बहुत सी लड़कियों से शादी की है ताकि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं। वो लड़की तुम ही हो जो मेरी किस्मत बदल सकती है। इससे पहले कि मैं उसकी बात का मतलब समझती, मेरी चीख निकल गई कि ओ मेरे। आज फिर जमींदार की शादी थी। मेरी सहेली निशा खास तौर पर मुझे यह खबर सुनाने आई थी। आते ही कहने लगी कि क्या तुम्हें मालूम है कि जमींदार फिर से शादी कर रहा है। मैं हैरान हुई कि अभी पिछले साल ही तो उसने शादी की थी और अपनी बीवी को तलाक भी दे दी थी। मैंने हैरानी जाहिर किया कि क्या वो लड़की जमींदार से दूसरी शादी के लिए मान गई। मेरी दोस्त निशा हंसकर बोली, पागल लड़की, लगता है तुम्हें अभी कुछ मालूम ही नहीं। जमींदार हर साल एक खास महीने में एक लड़की से शादी करता है और अगले ही दिन इस लड़की को तलाक दे देता है। और सुना है वो लड़की को बहुत कुछ देकर विदा करता है, सोना, चांदी और बहुत से मालो दौलत। तो ऐसे में कोई लड़की बेवकूफ होगी जो जमींदार से शादी से इनकार कर दे। फिर निशा कहने लगी, तुम कोशिश करना कि जमींदार की तुझ पर नजर ना पड़े, वरना हो सकता है अगली बीवी तू बन जाए, क्योंकि सुना है वो हसीन लड़कियों पर ही आशिक होता है। मैं डर गई और कहा, मैं तो पहले ही बहुत कम घर से बाहर निकलती हूँ, अब तो बिल्कुल भी नहीं निकलूंगी। असल में मैं यहाँ की रहने वाली नहीं थी और अपने माँ बाप के साथ पिछले साल ही इस गांव में आई थी, इसलिए इस गांव की रस्म रिवाज और जमींदार के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने बस उसकी पिछली शादी होते देखी थी, इसलिए निशा से यह सब सुनकर मुझे हैरानी हुई थी कि जमींदार कैसा जालिम इंसान है जो पहली रात के बाद ही बेचारी लड़कियों को तलाक दे देता है। निशा फिर शाम को आ गई और मुझे कहा कि दुपट्टा बांध लो, हम जमींदार की शादी को देखने चलते हैं। पूरा गांव गया हुआ है। मैं अम्मा से इजाजत लेकर उसके साथ चली गई। अम्मा को अभी शायद जमींदार के बारे में ठीक से पता नहीं था, इसलिए उसने मुझे जाने की इजाजत दे दी। हम शादी पर गए तो मैं धूमधाम देखकर दंग रह गई। निशा कहने लगी, तुम देखना, कल सुबह यह लड़की भी बहुत से माल व दौलत के साथ तलाक लेकर इस हवेली से निकल जाएगी। मैंने उससे कहा, यह तो बेचारी लड़कियों पर जुल्म है। तो निशा ने बताया कि कोई जुल्म नहीं होता, लड़कियां अपनी मर्जी से खुशी से शादी करती हैं और तलाक ले लेती हैं, उन्हें कोई मसला नहीं होता। मैं बड़ा हैरान थी कि जमींदार ऐसा क्यों करता है। उसके साथ ऐसा क्या मसला था कि वह शादियों पर शादियां करता है और फिर तलाक भी फौरन दे देता है। शादी से वापस आकर मैं पूरी रात यही सोचती रही कि भगवान की कुदरत भी क्या चीज है। एक तरफ वो जमींदार है जो एक रात की शादी के लिए लाखों खर्च कर रहा है और दूसरी तरफ हम जैसे गरीब हैं जो कर्जों के बोझ तले दबे हुए हैं कि सांस लेना मुहाल है। मेरा नाम सुहानी है। हम 4 बहन हैं। हमारा कोई भाई न था। मुझे बचपन से ही काफी गरीबी देखनी पड़ी थी। मेरा बाप शहर में नौकरी करता था और कभी कभी बढ़ईगिरी का काम भी कर लेता था, जिससे हमारा गुजर बसर ही मुश्किल से होता था। फिर पापा बीमार पड़े तो कई जगह से कर्ज लेकर उनका इलाज करवाना पड़ा। घर तक बिक गया और पापा को हमें लेकर अपने घर गांव लौटना पड़ा। घर में खाने को लाले पड़ गए थे। मैं तो अपने आप को संभाल लेती थी, पर मेरी 3 छोटी बहनें छुप छुप कर रोया करती थीं। एक दिन मैंने अपनी बहन को रोते देख लिया तो वो रोते हुए कह रही थी कि काश हम पैदा होते ही मर गई होती तो ये भूखे रहने के दिन न देखने पड़ते। मैंने जब उसकी यह बात सुनी तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरा तो जैसे तैसे बचपन गुजर गया, पर मेरी बहनें भी गुर्बत की जिंदगी बसर कर रही हैं। मैं सबसे बड़ी थी तो किसी के सामने दिल का बोझ भी हल्का नहीं कर सकती थी। उस दिन अपनी बहनों को रोता देखकर मेरा दिल बहुत तड़प उठा। तो मैंने माँ से कहा, माँ मैं बाहर जाकर आ रही हूँ, ताज़ा हवा खाने थोड़ी देर में आ जाऊंगी। माँ ने मुझे देखकर सर हिला दिया, जैसे वो भी मेरी हालत को जानती हो। मैं घर से बाहर निकलकर आम के बाग की तरफ चली आई, क्योंकि वह जगह बहुत सुकून और साफ सुथरी थी। मैं बाग के पास चहलकदमी कर रही थी कि तभी हमारे गांव के जमींदार आ गया। उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो मेरे खौफ के मारे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे निशा की बात याद आई तो मैं उसको देखकर जल्दी से घर भाग आई। घर आकर भी मेरा दिल धक धक कर रहा था। मैं परेशान हो गई, कहीं कोई इल्जाम न लगा दे मुझ पर। थोड़ी देर में निशा चली आई, कहने लगी, तुझे तो जमींदार ने देख लिया है, अब तेरा तो कुछ नहीं हो सकता।
मैं डर गई और इसी खौफ का असर था कि मुझे बहुत तेज बुखार आ गया और मैं शाम तक बुखार में तपने लगी। मेरी माँ मुझे खाना बनाने का कह रही थी, मगर मेरे जिस्म में तो जैसे जान ही न रही थी। तंग आकर माँ मेरे कमरे में आई और मुझे हाथ लगाकर चेक किया तो चीख पड़ी। फिर फौरन ही गांव का डॉक्टर, जो सबका फ्री में इलाज करता था, उसको बुलाया। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और अम्मा से यह कहते हुए बाहर निकल गए कि बच्ची को फिक्र परेशानी से दूर रखें, ज्यादा खौफ से दिमाग की नस फटने का खतरा होता है। डॉक्टर के जाने के बाद माँ मुझे घूरते हुए नजरों से बोली, किस बात की टेंशन है तुझे, क्यों मरने वाली हुई पड़ी है। तब मैंने हिम्मत करके माँ को बता दिया कि गाँव के जमींदार की नजर मुझ पर पड़ गई है, जो हर साल नई लड़की से शादी करने के बाद तलाक दे देता है। मेरी बात सुनकर माँ मेरी बात को नहीं समझी और बोली, तुझे इतनी फिक्र क्यों हो रही है, कौन सा चोरी करके पकड़ी गई है। माँ की बात पर मेरा दिल किया कि मैं अपना सर पीट लूं। इससे पहले कि माँ को समझाती, बाहर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी जाने लगी। दस्तक की आवाज सुनकर मैं सांस रोके दरवाजा खोलने गई तो बाहर जमींदार अपने बंधु के साथ खड़ा था। उनके साथ ही मेरा बाप भी थे, उन्हें भी शायद साथ लेकर घर आए थे। पापा ने उनको बरामदे में बिठाया और माँ से चाय बनाने का कहा, पर जमींदार चाय बनाने से मना कर दिया। आखिर वो अमीर आदमी था, गरीबों के घर से चाय पानी क्यों पीता। अम्मा को भी बरामदे में बुला लिया और मेरा हाथ मांग लिया। जब उसने ये बात की तो अम्मा तो हत्थे से उखड़ गई और गुस्से से बोली, जमींदार साहब, हम गरीब जरूर हैं, पर बगैरत नहीं जो रुपए पैसे के लिए हम अपनी बेटी का सौदा करें। हम अपने कर्जे खुद उतार लेंगे, पर अपनी बेटी को दागदार नहीं करेंगे। जमींदार बात करके चला गया। अब अम्मा पापा को फैसला करना था, बेटी की इज्जत या पैसा। मैंने जब यह बात अपनी बहन की जुबानी सुनी तो सातों आसमान जैसे धड़-धड़ करते मेरे ऊपर आ गिरे। आखिर को वही हुआ जिसका डर था। अम्मा तो साफ और दो टूक जवाब दे चुकी थी, क्योंकि अम्मा ने अपनी सहेली को जुबान दे रखी थी और इसी साल गोवर्धन के बाद मेरी शादी होना तय हुए थे। मगर पापा का कहना था कि एक दफा सुनीता से बात कर ली जाए, फिर जैसा वो कहेंगी वैसा कर लेंगे। मुझे पापा की बात पर गुस्सा तो बहुत आया। क्या पापा जानते नहीं थे कि मेरी मंगनी हो चुकी है, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं जो मैं मर के भी पूरी न कर सकूं। पापा के कहने पर अम्मा ने हामी भर ली और पापा को मुझसे बात करने की इजाजत दे दी। पापा मेरे पास आए और कहना शुरू किया, देखो बेटी, हमारा कोई बेटा नहीं है जो हमारा सहारा बने, जो अपनी बहनों के ख्वाब पूरे करने में मेरी मदद करे। हमारे घर के हालात तुम्हारे सामने हैं। पिछले 7 सालों से हम पर जो कर्जा है वही उतरने का नाम नहीं ले रहा, और फिर तुम्हारी छोटी बहनें भी अपनी बहुत सी ख्वाहिश को दिल में दबा लेती हैं। अगर तुम शादी के लिए हाँ कह दो, एक रात के लिए शादी करके तलाक ले लो, हमारे सारे मसले हल हो सकते हैं। और रही बात तुम्हारे मंगेतर की, तो वह भी कोई जादूगर नहीं है जिससे तुम शादी करके कोई मंत्र करोगी और सब कुछ मिनटों में ठीक हो जाएगा। अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता है तो तुम्हारी मजबूरी को समझेगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है, जैसे तुम कहोगी वैसा ही होगा। पापा मुझसे बात करके चले गए और असमंजस में डाल दिए। मैंने सारी बातों को सोचा और फिर एक फैसला किया। मैंने पापा से कहकर अपने मंगेतर सतीश को बुलाया ताकि उसे मशवरा कर सकूं। अगले दिन सतीश काम से वापसी पर हमारे घर आ गया। मैं उसे लेकर छत पर आ गई ताकि आराम सुकून से बात करूं। मैंने सतीश को उस जमींदार की कई बातें बताई तो उसके चेहरे का रंग गुस्से से लाल हो गया। उसकी हालत में समझ रही थी, मगर मुझे एक चीज को चुनना था, या अपना फ्यूचर या अपनी बहनों का अच्छा फ्यूचर और पापा का सहारा। सतीश ने मेरी बात सुनकर इनकार कर दिया और उठकर जाने लगा। तो मैंने कहा, मैं पापा के फैसले पर राजी हूँ। सतीश बेयकीनी तौर पर मेरी तरफ पलटा और फटी फटी नजरों से मुझे देखकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मारे सदमे से उसकी आवाज धीमी हो गई थी। मैं सब जानते बूझते हुए भी उससे नजरें चुराने पर मजबूर हो गई थी। हाँ, दिमाग खराब हो गया है मेरा, क्योंकि मेरे पापा का कोई बेटा नहीं और मैं उनको कर्ज में डूबा हुआ नहीं देख सकती। और फिर एक दिन की तो बात है, हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे और बगैर किसी फिक्र के हम दोनों एक हो जाएंगे। क्या तुम नहीं चाहते कि हमारी परेशानी खत्म हो जाए? क्या इतना ही प्यार था मुझसे जो मुझे समझ नहीं पा रहे हो? मेरी इमोशनल बातें सुनकर सतीश का दिल नरम पड़ गया और वो शादी के लिए मान गया। सतीश के जाने के बाद मैंने पापा से कहा कि मैं शादी के लिए राजी हूँ। यह मैंने जिस हिम्मत और सब्र से कहा था कि मैं जानती थी या मेरा भगवान, पर मुझे यहाँ कमजोर नहीं पड़ना था। पापा ने जमींदार को हाँ का पैगाम भिजवा दिया।
हमारी अम्मा ने जब यह बात सुनी तो अपना सर पीटने लगी और मुझे समझाने लगी, पर मैं फैसला कर चुकी थी। मुझे पीछे नहीं हटना था। माँ की तकलीफ का भी अंदाजा मैं लगा सकती थी, पर पापा का भी कोई कसूर न था कि वह इस उम्र में भी कर्ज की टेंशन लेते और वक्त से पहले ही बूढ़े होते जा रहे थे। जब मैं अपने फैसले पर कायम रही तो अम्मा ने भी चुप्पी साध ली और यूं एक हफ्ते के अंदर अंदर सारी शादी की तैयारियां हुई और मैं लाल जोड़े में विदा होकर महल नुमा बंगले में आ गई। सारी दिन की थकी हारी मैं जब नरम बेड पर बैठी तो बैठने के साथ ही मुझे नींद ने अपनी आगोश में भर लिया और मैं वहीं बैठे बैठे कब सो गई पता ही नहीं चल सका। आंख तो मेरी तब खुली जब मैंने अपनी कलाई पर कुछ रेंगता हुआ महसूस किया। मारे खौफ से मेरा गला सूख गया। मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर अपने ऊपर से हटाने के लिए आंख खोली तो देखा मेरा पति मेरी कलाई पर उंगली फेर रहा है। फिर अचानक पता नहीं मेरे पति को क्या हुआ, उसने मेरी कलाई छोड़ी और दूर जाकर खड़ा हो गया। फिर बोला, हमें अभी हॉस्पिटल चलना है, जल्दी उठो, चेंज करो। मुझे उसकी बातें सुनकर उसकी दिमागी हालत पर शक हुआ। मैं इनकार करना चाहती थी, पर पहले ही रात कुछ ऐसा नहीं करना चाहती थी कि वो मुझे तलाक न देता। मैं कपड़े बदलकर उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। फिर हम हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां जाकर जो खुलासा हुआ मेरी जान निकालने के लिए काफी था। मेरा पति डॉक्टर से बात करने के बाद बोला, वो लड़की तुम ही थी जिसकी तलाश में मैंने आज तक इतनी शादियां की थी। बस तुम्हें ढूंढने के लिए आज मेरी तलाश खत्म हो गई। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, अब से तुम मेरी बीवी बनकर रहोगी। मैं इसकी बात सुनकर बेहोश हो गई और मुझे गाड़ी में डालकर घर ले आया। घर आकर मुझे होश आया तो उसकी बातें याद करके मेरी रूह कांप गई। मैंने इधर उधर देखा मगर वह कहीं नहीं था। मेरा पति तो पता नहीं कहाँ चला गया था, मगर नौकरानियां बहुत थी। मैंने उनसे पूछा कि मेरे घर वाले नहीं आए और आपका मालिक कहाँ गया है। मेरे पूछने पर वो बोली कि आपके घर वाले आए थे, मगर मालिक ने उनको यह कहकर वापस भेज दिया कि अपनी बेटी से मिलने आप लोग जब मर्जी आओ, मुझे कोई एतराज नहीं, मगर मैं उसे तलाक नहीं दे रहा। और मालिक ने आपके घर वालों को पैसों का भरा बैग और रहने को घर भी दे दिया है। नौकरानी की बात सुनकर मेरा दिल किया कि मैं चीख चीख कर रोऊं। मेरे घर वाले ने मुझे इतना बेमोल कर दिया था कि मैं खुद ही सबके सामने नजर उठाने के काबिल नहीं रही थी। इस जमींदार से किस मुंह से बहस करती जब मेरे घर वाले ही मुझे छोड़कर जा चुके थे। मुझे सबसे ज्यादा दुख सतीश के बारे में सोच सोच कर हो रहा था। उसे जब पता चलेगा कि मेरी तलाक नहीं हुई तो वो मुझे बेवफा समझेगा और सोचेगा मैंने पैसों की चमक दमक देखकर तलाक लेने से इनकार कर दिया है। ये सारी बातें सोच सोच कर मेरे दिमाग की नसें फटने जैसी हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी आखिर मैं अपनी मर्जी से अपने गले में डाला हुआ तोप कैसे उतारूं। इससे पहले मैं रोना शुरू कर देती, मेरा पति कमरे में आया और मुझसे मेरा हाल पूछने लगा। मैंने उस झूठे बंदे को देखा तो मेरा खून खौल उठा, जिसने एक रात की बात करके शादी की थी और अब अपनी बात से मुकर रहा था। उसने मेरे चेहरे को छूना चाहा तो मैंने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया और बोली, मैं तब तक तुम्हें अपने पास नहीं आने दूंगी जब तक तुम मुझे इस राज की हकीकत नहीं बता दोगे। तुम क्यों हर साल नई लड़की से शादी करके उसे तलाक दे देते थे और अब मुझे तलाक क्यों नहीं दी। मेरे पति ने मेरी बात सुनी तो बोला, मैंने शादी किया है तुमसे, बीवी हो तुम मेरी, पूरा हक रखता हूँ तुमको छूने के लिए। मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं, मगर मैं चूंकि अब सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारने का इरादा रखता हूँ तो आज नहीं तो कल तुम्हें इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा। मुझे उसकी बात पर बहुत गुस्सा आया और बोली, मुझे तुम सच बताओगे तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। जान लेने वाली बात पर मैंने देखा कि मेरे पति के चेहरे पर एक डर गुजरा था और उसने जल्दी ही खुद पर काबू पाया और बोला, राज तो मैं बता दूंगा, मगर याद रखना मुझसे कोई भी बेवफाई या अपनी जान लेने की बात सोची भी तो तुम्हारे पूरे खानदान की खैर नहीं। इसकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। मैं यह बात तो भूल ही गई थी, मैंने अपने घर वालों के लिए ही शादी की है और किसी आम बंदे से नहीं, बल्कि गांव के सबसे बड़े जमींदार से, जिससे कोई कानून पुलिस कुछ न कर सकती थी। मेरा दिल किया कि मैं अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोऊं, मगर मैं उसके सामने रोकर खुद को कमजोर साबित नहीं करना चाहती थी। मुझे बस चुप रहकर उसकी जासूसी करनी थी ताकि उसे रंगे हाथों पकड़ूं। मुझे चुप देखकर मेरे पति ने भी दोबारा मुझसे इस टॉपिक पर कोई बात न की और उसकी यही बात मुझे उलझन में डाल रही थी कि कोई इंसान किसी को धोखा देकर इतना इत्मीनान कैसे रह सकता है। शादी को 3 दिन गुजर गए और इन 3 दिनों में मैं बहुत कोशिश करती रही किसी तरीके से वो मुझे तलाक दे दे, मगर मुझे नाकामी हर हाल में मिली।
इन 3 दिनों में मैं बहुत कोशिश करती रही कि किसी तरीके से वो मुझे तलाक दे दे, मगर मुझे नाकामी मिली। आखिर उसे मेरी तलाश ही क्यों थी? मैं तो उसे जानती भी ना थी। अपने मसले का हल यही निकाला कि उस पर नजर रखूं। मेरा पति जब भी कॉल पर बात करने लगता, उठकर कमरे से बाहर निकल जाता। उसकी यह हरकत मुझे शक में डाल रही थी, मगर उसे तो जैसे परवाह न थी। उससे पूछने पर भी वह मुझे सच न बताता, तो बेहतर यही था मैं उसकी किसी भी तरह बातें सुनती। ऐसे ही करते एक हफ्ता गुजर चुका था। कोई सबूत मेरे हाथ न लगा था। अब तो मुझे लगने लगा था जैसे मैं कभी भी हकीकत जान नहीं पाऊंगी, पर मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी थी। मैं दिल ही दिल में दुआएं कर रही थी किसी भी तरह उसका राज खुल जाए, ताकि मैं उसे गलत साबित करके जान छुड़वा सकूं। आखिर एक दिन आ ही गया। रात 11 बजे का वक्त था कि मेरे पति के नंबर पर किसी का फोन आया। पहले उठकर कमरे से बाहर जाने लगा, पर मुझे सोता देखकर वहीं बैठकर बातें करने लगा। दूसरी तरफ तो न जाने कोई क्या कह रहा था। अपनी पति की बात सुनकर कुछ खास मेरे पल्ले न पड़ा, पर इस वक्त मेरी नींद फटते उड़ गई जब मेरे पति ने कहा, यार किसी भी तरह इस बला से मेरा पीछा छुड़ा, वरना काम तमाम कर दूंगा। इसका रोज रोज के बकबक से मैं तंग आ गया हूँ। मैंने जब इतना सुना तो मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगा। मैं जान चुकी थी कि यह कोई लड़की का मामला है। अब तो मामला और भी संगीन हो चुका था। इसकी बातें सुनकर मैंने पुख्ता इरादा कर लिया कि किसी भी तरह मुझे इस मजबूर लड़की को इसके चंगुल से आजाद करवाना ही होगा, वरना इस जानवर के लिए किसी इंसान की जान लेना कोई मुश्किल काम नहीं था। अगले दिन जब मेरा पति घर से बाहर निकला तो मैं भी इसके पीछे ही घर से बाहर निकल गई। नौकरानियों को मैंने पहले ही अपने साथ मिला लिया हुआ था। अब बेफिक्र होकर मैं ये सब काम कर सकती थी। इसका पीछा करते हुए मेरा दिल डर भी रहा था, पर मैंने दिल को मजबूत करते हुए अपने इरादे से बाज न आई और उसे घर में दाखिल होता देखकर मैं वहीं से ही वापस लौट आई। अब मेरा दिमाग जल्द से जल्द नया ख्याल बुन रहा था। मैं इन ख्यालों में बैठी थी कि मेरा पति घर आया और फिर किसी से कॉल पर बात कर रहा था। मैं उठकर सुनने लगी तो किसी से कह रहा था, कल फिर इसी जगह आ जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं दिल ही दिल में खुश होने लगी। चलो इस आंख मिचोली के खेल से जान छूटने वाली है। इससे पहले मेरा पति पीछे मुड़कर मुझे वहां खड़ा देखता, मैं जल्दी से कमरे में आ गई। मुझे बहुत बेसब्री से कल के दिन का इंतजार था। मैं मन ही मन में हवाओं में उड़ते फिर रही थी, मगर मैं यह नहीं जानती थी कि मेरी खुशफहमी बहुत जल्दी हवा होने वाली है। कल का दिन आया तो मैं अपने पति के जाने के बाद मैं भी उसके पीछे ही घर से निकल गई। आज मेरा पति रास्ते में 2-3 बंदों से मिला था। अब मुझे टेंशन होने लगी कि कहीं इन 2-3 बंदों में से कोई ओ ना हो जिसकी वजह से मुझे आजादी मिलनी है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पति को शक हो गया है कि मैं उसका पीछा कर रही हूँ, तभी वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है ताकि मैं समझ ना सकूं और तंग आकर अपनी हरकत छोड़ दूं। अपनी सोच पर मैंने खुद को यह सोचकर समझाया कि अगर वह जान लेता तो मुझे घर से बाहर निकलने से मना करने के लिए किसी से डरने की इजाजत लेने की जरूरत न थी। इन्हीं सोचों में मैं गुम थी जब मेरा पति फिर इसी घर में गया और जाकर एक कमरे में बैठ गया। इस कमरे के साथ एक और कमरा भी था। मैं जल्दी से इस कमरे में घुस गई और एक सुराग से दूसरे कमरे का जायजा लेने लगी। तभी वो 3 आदमी भी आ गए। मेरा मंगेतर सतीश भी था। उन सबको वहां देखकर मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ और मैं सब पर लानत भेजती हुई चोरी चुपके वहां से निकलकर घर आ गई। मैं जितना इस मसले को आसान समझ रही थी, यह उतना ही उलझता जा रहा था। मैं परेशान बैठी थी कि मेरा पति घर आया और मुझे उदास बैठे देखकर बोला, आज सोमवार का दिन है, नहा धोकर अच्छे से तैयार हो जाना, कहीं जाना है। मैं मार्केट से आता हूँ, फिर चलते हैं और तुम्हारे सभी सवालों के जवाब भी तुम्हें वहीं मिल जाएंगे। इतना कहकर वह चला गया और मैं जल्दी से नहाने चली गई ताकि इसके आने से पहले मैं तैयार हो जाऊं। नहा धोकर मैं अच्छे से तैयार हो चुकी थी और घर की ग्राउंड में चहलकदमी करते अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी मुझे गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। मेरा पति आ चुका था और मेरे बारे में पूछकर मुझे पुकारता हुआ ग्राउंड की तरफ आ रहा था। मैंने सिर पर दुपट्टा ओढ़ा और उसके पास चली गई। फिर मैं चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई। मेरा खामोश होना मेरा पति भी नोट कर चुका था।
उसने मुझसे कोई बात नहीं की और गाड़ी स्टार्ट कर ली। हमारी गाड़ी गांव की ऊंची नीची पगडंडियों पर चलती जा रही थी और मैं अपनी गुजरी जिंदगी के बारे में सोचती उदास हो रही थी। गांव की फसलें, लहराते सरसों देखकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। यह वह जगह थी जहां पर मैं खेल कर बड़ी हुई थी। तभी आमों का बाग मेरी नजरों के सामने से गुजरा तो जैसे किसी ने मेरी आंखों में मिर्ची सी भर दी हुई हो। मुझे आमों के बाग से नफरत सी महसूस हुई। यही वो जगह थी जहां मेरे पति की नजर मुझ पर पड़ी थी। काश उस दिन घर से बाहर ना निकली होती, मगर वह काश वापस नहीं लौट सकता था। इन्हीं सोचों में गुम थी कि पता ही नहीं चला कि कब सफर खत्म हुआ और हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। होश तो मुझे तब आया जब गाड़ी रुकी और मेरा पति गाड़ी से बाहर निकलकर मेरे सामने वाला दरवाजा खोला खड़ा था। मैं गाड़ी से नीचे उतर आई और हम दोनों एक दरबार की तरफ जाने लगे। दरबार के बाएं साइड पर बने कच्चे मकान, साफ सुथरे घर में मुझे लिए मेरा पति दाखिल हुआ और एक कमरे में जाकर बैठ गया। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि वहाँ एक बाबा जी आए और बोले, हाँ भाई बरखुरदार, तुम्हारी तलाश खत्म हुई कि नहीं? हो गई है बाबा जी, और ये मेरी बीवी है। इन दोनों की बातें सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये दोनों कैसी बातें कर रहे हैं। बाबा जी के बैठने के बाद मेरा पति बोला, बाबा मैं आपसे इजाजत लेने आया हूँ ताकि अपनी बीवी को सच बता सकूं और नई जिंदगी की शुरुआत कर सकूं। इजाजत है बरखुरदार, जाओ अपनी जिंदगी जियो। इनकी घुमाने वाली बातें सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। मुझे ये सब ढोंग लग रहा था। फिर मेरा पति उठ खड़ा हुआ और हम इजाजत लेकर वापस घर आ गए। घर आकर मेरे पति ने सब नौकरानियों को छुट्टी दी और सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करने लगा। उसे ऐसा करते देखकर मैं डर गई। डरने की वजह से मेरा रंग पीला पड़ गया था, जिसे देखकर मेरा पति बोला, डरो नहीं, यह बस एहतियात के लिए थी ताकि कोई भी यह राज जान ना सके। उसकी बातें सुनकर मेरी सांस में सांस आई। फिर मेरा पति मुझे लेकर बेड पर बैठा और बोला, ये 8 से 10 साल पहले की बात है, जब मैं 20 साल का था। हम पुश्तैनी रईस थे, मगर हमारे किसी रिश्तेदार ने हम पर ऐसा कड़ा जादू किया था कि हमारी दौलत खत्म होने लगी और मेरी सेहत भी गिरती चली गई। एक दिन मैं शिकार खेलने गया हुआ था कि मुझे कोई शिकार ना मिला और मैं गुस्से में सारे निशाने बर्बाद करने लगा। मैं अपने इस काम में इतना मदहोश था कि मुझे आसपास का कुछ होश न था। फिर यह बाबा जी कोई जड़ी बूटियां लेने जंगल में आए हुए थे। मुझे ऐसा करता देखकर मेरे पास आए और बोले, तुम पर जादू है इतना कड़ा कि जिस लड़की से शादी करोगे वह तुम्हारे शरीर की ताकत खत्म कर देगी और तुम्हारी दौलत फना हो जाएगी। मगर एक शर्त है, ऐसा नहीं होगा अगर तुम उनको एक दफा देखकर बगैर पति का हक लिए तलाक दे दोगे। मगर एक बात का ख्याल रखना कि वो लड़की जरूरतमंद हो। मैं बहुत परेशान हुआ और कहा कि ऐसे तो मैं कभी असल वाली शादी नहीं कर सकूंगा। पर वो बाबा जी जा चुके थे। फिर जब मैंने पहली शादी की तो देखभाल कर एक जरूरतमंद लड़की से की, तो अपनी बीवी को छुए बगैर मालो दौलत देकर तलाक दे दी। इस तरह मेरी दौलत पहले से थोड़ा बढ़ गया और जादू का जोर भी कुछ कम हुआ। फिर इसी तरह दूसरी शादी की तो मैं इलेक्शन में जीता और फिर तीसरी, चौथी, इस तरह करके मैंने 10 शादियां की। इस तरह पूरा जादू मुझ पर से खत्म हो गया। फिर मैंने सोचा कि ऐसे ही शादी करके मैं तलाक देता रहूंगा तो अपना वारिस किसे बनाऊंगा और इतनी जायदाद किसके लिए इकट्ठा करता जाऊंगा। फिर मैं उसी जगह पर गया और बाबा जी को तलाश करना चाहा, पर वह मुझे वहां न मिले। मैं शादी करके और तलाक दे देकर तंग आ चुका था। मैं भी सुकून से जिंदगी गुजारना चाहता था। मैंने हर जगह बाबा जी को तलाश की ताकि मैं उनसे पूछूं कब तक मैं तलाक देता रहूंगा और शादी करता रहूंगा। कई महीने गुजरने के बाद मुझे बाबा जी के ठिकाने के बारे में पता चल ही गया। जब वहां पहुंचा तो बहुत थक चुका था। एक दिन आराम करके और अगले दिन बाबा जी से कहा, मैं थकने लगा हूँ। बाबा जी, मैं कब तक लोगों की बातें सुनता रहूंगा? मुझे बता दें, मुझे अभी कितनी शादियाँ करनी पड़ेगी और तलाक देनी पड़ेगी ताकि मैं एक ही दफा सब करके चैन सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सकूं। बाबा जी मेरी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा, तब तक तुम शादियाँ करते हुए तलाक देते रहोगे जब तक कि तुम्हें ऐसी लड़की न मिल जाए जो तुम्हारे खानदान का वारिस पैदा करने वाली होगी। बाबा जी की बात सुनकर मैं झुंझला गया और बोला, इसकी कोई खास निशानी बता दें ताकि मैं अपनी तलाश जारी रख सकूं। फिर बाबा जी ने कहा, उसे देखकर जो सबसे पहले तुम्हारे दिल में ख्याल आएगा वो ये कि उसके बाद मैं किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा। यही थी जिसकी मुझे तलाश थी। जब तुम्हें देखा तो मेरे दिल ने कहा कि यही वो लड़की है जो मेरी बीवी बनेगी। यूं मैंने तुम्हारे घर रिश्ता भिजवाया और हमारी शादी हो गई।
अपने पति की सारी बात सुनकर भी मैं कुछ समझ ना पाई। जो बात मुझे खटक रहा था, क्योंकि जब शादी की रात मेरा पति मुझे देखने के बाद हॉस्पिटल ले गया था, तो वहां जाकर उसने कहा था, तुम ही वो लड़की हो जिसकी मुझे अब तक तलाश थी। कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने लगे हाथों यह बात पूछने का इरादा किया और कहा, मैं कैसे यकीन करूँ कि यही बात सच है, जबकि हर लड़की को शादी की रात तलाक दे देते हो और मुझे लेकर हॉस्पिटल चले गए। यह हॉस्पिटल वाला भला क्या राज है और उसे कब तक पर्दा उठाने का इरादा है? मेरी बात सुनकर मेरा पति बोला, सारे राज आज ही जान लोगी क्या? कुछ कल के लिए भी रहने दो। मगर मैंने सोचा, अगर ये राज आज ना पूछ सकी तो फिर शायद कभी ना पूछ सकूंगी, इसलिए आज पूछने का इरादा किया। मुझे लगता था मेरा पति मेरा चेकअप करवाने के लिए ले गया था, ताकि वह जान सके मैं अनछुई हूँ या नहीं, पर यह बात मेरे शक में था। मैं बिना जाने इस पर थोप नहीं सकती थी जब तक वह उसके मुंह से सुन न लेती। मैं मजबूर थी और एक ऐसे इंसान से सारी जिंदगी नहीं गुजार सकती थी जिसे मेरे किरदार पर पहले दिन से ही शक था। बेशक मैं अपनी मम्मी के सहेली के बेटे को पसंद करती थी और मंगनी भी कर रखी थी, मगर मैंने इस रिश्ते में कभी भी अपनी हद पार करने की कोशिश न की थी। फिर कैसे मैं इतनी बड़ी बात बर्दाश्त करती? अगर मैं साफ ना होती तो क्या मुझे अभी तक तलाक मिल चुकी होती? ये बातें मेरे सर पर हथौड़े की तरह लग रहे थे। एक तरफ मेरा पति था जो शादी की पहली रात मुझे हॉस्पिटल ले गया, और दूसरी तरफ मेरा मंगेतर था जिसने मेरी मजबूरियों के आगे कुछ न जाना और शादी के लिए हाँ कर दी। यही बातें सोचकर मेरे आंसू बहने लगे। तो मेरे पति ने बड़ी बेरहमी से मेरे आंसू साफ की और कहा, जानना चाहती हो और आज क्या थे? तो देखो, अपनी बाईं कलाई पर जो बर्थ मार्क बना हुआ है वही है राज, जिसे देखकर मैं शॉक में चला गया और तुम्हें लेकर हॉस्पिटल चला गया ताकि पता लगा सकूं यह वाकई हकीकत है या मुझे ख्वाब लग रहा है। क्योंकि बाबा जी ने दूसरी निशानी यह बताई थी कि उस लड़की की कलाई पर और कमर पर ग्रहण का निशान होगा, इसलिए तुम्हें अस्पताल ले गया था। लेडी डॉक्टर तुम्हें देख ले और मुझे बता सके कि तुम्हारी कमर पर निशान है या नहीं। जब इस डॉक्टर ने बताया कि तुम वही लड़की हो तो मैं खुश हो गया। मेरी शादी ऐसी लड़की से होना मेरे सब्र का फल था, और जिन लड़कियों को मैं तलाक देता था वह अनछुई ही होती थी। बस उनकी कलाई को मैं देखता था और तलाक दे देता था। अपने पति की बात सुनकर मैंने उसकी आंखों में देखा और वहाँ लिखी सच्चाई देखकर मैंने अपनी नई जिंदगी शुरुआत करने का इरादा कर लिया। फिर मेरा पति बोला, एक बात तुमने पूछी ही नहीं। मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगी तो मेरा पति बोला, मैं जान चुका था कि तुम मेरा पीछा कर रही हो और मैं चाहता था तुम वो सब अपनी आंखों से देख लो, मगर तुम सब देखे बगैर ही वापस आ गई। तुम्हारा मंगेतर सतीश ने मुझसे रकम ली थी। उसका कहना था कि अगर तुम मुझे पैसे न दोगे तो मैं नंदिनी का पीछा नहीं छोड़ूंगा। तुम जिसकी मोहब्बत का दम भरती थी वह भी लालची निकला। मैंने उसे पैसे दिए और उसने तुम्हारी मोहब्बत इन पैसों के आगे मुझे बेच दी। अगर मैं उसे पैसे न देता तो वह तुम्हें ब्लैकमेल करने की धमकी दे रहा था। मैं चाहता तो उसका बहुत अच्छा जवाब दे सकता था, मगर माँ बाप का इकलौता बेटा समझकर माफ कर दिया। अब यह सब सुनकर मैं भगवान का धन्यवाद कर रही थी जिसने मुझे सतीश जैसे लालची इंसान से बचा लिया। मुझे अपना पति दुनिया के सब मर्दों से अच्छा और नेक दिल लग रहा था, क्योंकि उसने ही मेरे माँ बाप को रहने का अच्छा घर, रुपया, पैसा दिया था और उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारने में कुछ बुराई न थी। मैं अपने नसीब पर राजी थी और अपने पति के साथ खुश भी। कुछ ही अरसे बाद मेरी दूसरी बहनों की भी अच्छी जगह शादी हो चुकी थी और मैं भी अपने बच्चों और पति के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। रहा सतीश का तो मैं उसे भुला चुकी थी। अब हमारी जिंदगी में सुकून ही सुकून था। शायद कुदरत ने हमें ऐसे ही मिलाना था और आज इस फैसले पर मैं बहुत खुश होती हूँ। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।